कोई मंदिर बना दे, कोई मस्जिद बना दे तो वो आपका खैर खा हो गया, वो आपका बड़ा बड़ा पूजनीय हो गया। अब इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। शासन प्रशासन में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जनता का नौकर है, और जिसको राजा बनाया है हम और आप या जनता इस देश की, वो इतने छोटे छोटे मुद्दों पर जाएगा कि अब वो आपका मंदिर बना दिए तो बड़े महान हो गए, भैया सारा वोट दे दो उनको, पूरा मैंडेट दे दो। अपनी जेब से तो न ममता बनर्जी दे रही हैं, न अखिलेश यादव ने दिया था, न राहुल गांधी ने दिया था, न मनमोहन सिंह ने दिया था, न नेहरू ने दिया। ये स्कैटरिंग की, ये भटकाने की राजनीति, ये हुमायूं कबीर जैसे लोगों के विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो शर्म की बात है। मेरे लिए पर्सनली तो शर्म की बात है। मीर जाफर की बात हो रही थी कि आपका वही मुर्शिदाबाद का मीर जाफर और वही मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर। वैसी साहब के लोगों से मेरा एक सवाल रहता है कि 2014 से पहले 99% लोग आपको नहीं जानते थे। ये 2014 के बाद आप अचानक से कहाँ से डेवलप हो गए हैं? जो हमारे देश में केवल एक आपका एक सुर एक राग, आपका नफरत 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 वाले जो लोग हैं, ये उन्हीं की टीम का हिस्सा है, जो मुझे समझ में आता है। मैं 2016 में वैसी साहब से मिला था, मैंने तब एक बार उनसे कहा था कि भाई मैं छोटा सा आदमी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी का चेहरा, भाई आपकी पार्टी में एक आपका डिप्यूटी या आप एक सेकंड नंबर का नेता, कोई एक आप नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। इतने बड़े देश की आबादी में आपको एक नॉन मुस्लिम नेता नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक डिप्टी बनाया आजम खां को। हिंदुस्तान का मुसलमान एक देशभक्ति की सीमा पर जीता है, चरम पर जीता है। उसकी देशभक्ति पर नहीं सवाल उठा सकते आप, वो खामोश रहता है। जो आपका मुस्लिम्स हैं ऑन द लार्जर स्केल, दे आर अंडर थ्रेट, ये मानने की बात है इसमें और वो भी पॉलिटिकल डिवाइड के लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि भारत सांप्रदायिक देश हो चुका है, इनके 12 सालों की इनके जितने इन्होंने वो सब हरकतें यहाँ पर की हैं, तो मैं इस बात से कभी नहीं मान सकता। आज 9 साल से वो सत्ता में नहीं है अखिलेश यादव, उसके बावजूद भी आप देखिए कि वर्करों की फौज उसकी कितनी ताकतवर है। 9 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो बेस अखिलेश यादव के पास आज भी है। जो काम उसने किया यूपी के लिए, वो कुछ ऐसी चीज़ें उसने करने की कोशिश की जो आपका वक्त से आगे थी। लोगों को यहाँ पर अब जो है कि अब डिस्पैरिटी चाहिए, लोगों को यहाँ पर मंदिर मस्जिद चाहिए थी। अखिलेश यादव बहुत ऊंची बात करने लगे। हो सकता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छी चीज़ें कभी दे दी जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्या कोई विचारधारा है कि केवल कुछ नहीं करना है, कोई आदर्श नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, केवल उनको उनसे लड़ाओ, उनको उनसे लड़ाओ, उनको उनसे लड़ाओ? ये राजनीति हो रही है देश में। ये लोहिया का देश, ये गांधी का देश, ये नेहरू का देश, ये पेरियार का देश, ये राजनारायण का देश, इंदिरा गांधी का देश, ये मनमोहन सिंह का देश, राजीव गांधी का देश। अब ये तो इस स्तर पर आ जाएंगे, कुछ नहीं है हमारे पास अब देने को। कहीं भाषण होगा, ये आएंगे आपके घर से मंगलसूत्र छीन लेंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पश्चिम बंगाल का जो चुनाव चल रहा है, हुमायूं कबीर को लेकर बड़ी चर्चा है। हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने 1000 करोड़ की डील की बात सामने आई थी, जिसको उन्होंने एआई बताया था। लेकिन आज जो खबर आई है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो वीडियो सच था। लेकिन उसके बावजूद ये सवाल खड़ा हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिना, जब तक साबित नहीं हुआ था, उन्होंने उनके साथ जो है गठबंधन क्यों तोड़ लिया? क्या वो पहले से जानते थे कि असदुद्दीन ओवैसी की ये बीजेपी से मिले हुए, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा? इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीज़ वकार खान साहब हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों ने बहुत बार इनकी पोस्ट देखी होगी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं चुनाव में क्यों आकर उभर जाते हैं, और मुसलमान के साथ साथ और भी जो समाज के लोग उनको क्यों समर्थन करते हैं। क्या ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी। ये जो अभी पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि हुमायूं कबीर का जो किस्सा सामने आया, इस पूरे मामले को लेकर आपके मन में क्या लगा? सोशल मीडिया पे भी आपने देखा, कौन इसके पीछे था? हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम इसके पीछे नहीं हैं। देखिए, सिंपल सी एक बड़ी साधारण शब्दों में एक बात कहेंगे। आज ये एक्सपोज हो गया, मान लेते हैं ये एक्सपोज हो गया, तो एक अब वो सारा जो आपका डिबेट का जो एंगल है वो पूरा चेंज हो गया, अब दूसरी तरफ चले गए आप। अगर ये एक्सपोज नहीं भी हुआ होता, मान लेते हैं कि भैया ये एक्सपोज नहीं हुआ होता और वो अपनी फील्ड में मतलब खेल रहे होते, सो कॉल्ड उनको 1000 करोड़ रुपया किसी ने दे दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, या जो चुनावी प्रक्रिया जो है, ये इतनी बेवकूफ़ी भरी, इतनी आपका सिली हो चुकी है, या इतनी मतलब इशूलेस हो चुकी है? क्या कोई मंदिर बना दे, कोई मस्जिद बना दे तो वो आपका खैर खा हो गया, वो आपका बड़ा बड़ा पूजनीय हो गया? अब इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। पहले पर तो हो रहा है भाई। मैं सिंपल सी, मेरी हर पोस्ट का मेरी हर बात का एक सवाल रहता है। भारत का लोकतांत्रिक सूचकांक, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बाद आप 54वें नंबर पर खड़े हैं। यानी कि अब आप सोचिए कि
जो है डॉक्टर साहब, जो हमारे आपके बी आर अम्बेडकर साहब ने एक आपको संविधान दिया। अब ये संविधान आपको जिस समय दिया था, उस समय लोगों का जो माइंडसेट था भाई, उस समय हम जो है 100 साल का लगभग एक हमने स्ट्रगल लड़ा था, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारी एक जंग चली, फिर एक हमको एक संविधान दिया उन्होंने। तो उनको ये लगा कि यार ये लोग चूंकि इस जंग से आए हैं, तो लोगों की नीयत बड़ी साफ थी, लोगों का माइंडसेट बड़ा क्लियर था। वो सिस्टम जो बनाया उसके तहत उन्होंने जनता को राजा बनाया। सिंपल सी बात ये है, लोकतंत्र माने केवल एक चीज़ है कि तुम राजा हो, शासन प्रशासन में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जनता का नौकर है। ये बात तो इतनी सिंपल सी है। और जिसको राजा बनाया है, हम और आप या जनता इस देश की, वो इतने छोटे छोटे मुद्दों पर जाएगा कि अब वो आपका मंदिर बना दिए तो बड़े महान हो गए, भैया सारा वोट दे दो उनको, पूरा मैंडेट दे दो। हम एक सवाल करते हैं, आपसे भी करते हैं, दुनिया से भी करते हैं, बार बार यही पूछते हैं कि आपका धर्म हिंदू है, आपका धर्म इस्लाम है, आपका धर्म सिख है, आपका धर्म ईसाई है, आपका धर्म आपका जो है पारसी है, जैन है, बुद्धिस्ट हैं। भारत किसका जो है कि धर्म है, इसको धर्म मानने वाले लोग हैं कहाँ? और मैं मानता हूं कि भारत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं मानता हूं कि भारत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस्लाम को भी आगे नहीं रखते। इस्लाम मेरा निजी मामला है, बेहद निजी मामला है। ये मैं अपने अल्लाह से, अपने खुदा से, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं अपने जो है मतलब आपका भगवान से, अपने 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 जो मतलब जो आप जीसस से, मेरा जो बात करने का तरीका वो मेरा बहुत निजी है। मैं किस तरीके से आप जुड़ता हूँ अपने अल्लाह से, ये मेरा सियासत में जो है मजहब नहीं आना चाहिए। आपके सामने आज के दिन कुछ, अब तो सोशल मीडिया है, अब तो भाई ये आपका दौर ख़त्म हो गया कि टीवी में अब तो आपका रिचार्ज नहीं हो रहा, सामने देख लीजिए, आप 6 साल से रिचार्ज नहीं हुआ है। सोशल मीडिया तो है ना आपके हाथ में। बिल्कुल। दुनिया के रिफॉर्म्स आपके हाथ के सामने आ रहे हैं। एक छोटा सा देश, मतलब ईरान, जिसको कि हम लोगों ने कभी स्टडी नहीं किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने कभी स्टडी नहीं किया। मैं हमेशा अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये कितना छोटा सा मुल्क इतनी बड़ी बात सोच रहा है। आप खमनेई की शहादत को आप ये कहेंगे कि खमनेई डाइड फॉर हिज रिलीजन, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खमनेई की शहादत सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का सबसे बड़ा मिसाल था। ही डाइड फॉर हिज नेशन, वो अपने देश के लिए उस व्यक्ति ने मौत को चुन लिया। तो वो ब्रीड इंडियन थी, वो ब्रीड हम लोगों ने आपका लड़के अंग्रेज़ों से हम लड़कर हमने आज़ादी मिली थी हमको। आपका डेमोक्रेटिक सेटअप का ढांचा यहाँ की जनता अगर ये कहे कि हम जिम्मेदार नहीं हैं और खुद एस्केप मार दे, खुद आपकी जनता जो है छोटी सी बात में फंस जाती है, ये मेरी जात का है, मेरा बड़ा अच्छा आदमी है, ये मेरे धर्म का, ये मेरा बड़ा से होता आ रहा है, आपसे थोड़ी हो रहा है। नहीं, कभी भी वोटिंग पैटर्न जो रहा है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि डिफरेंसेस नहीं थे, डिफरेंसेस हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। वो आप डिफरेंसेस को नहीं आप मार देंगे, लेकिन वोटिंग पैटर्न में किसी चीज़ का चला जाना कि अब वोट उसके नाम पे पड़ना, ये अभी इधर शुरू हुआ है। ये भी आपको 20-30 साल से जिस तरह से इनका इमरजेंस है कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। बंगाल की मैंने बात की, बंगाल में भी ममता बनर्जी पर अपीजमेंट का आरोप लगता है कि जो मुस्लिमों को खुश करने की राजनीति करती हैं। अपीजमेंट दो तरीके का होता है, अपीजमेंट दो तरीके का होता है। आपके घर में खाना नहीं है, आपके घर में शिक्षा नहीं है, सुविधा नहीं है, मैंने आपको एक सुविधा से लैस कर दिया, ये एक अपीजमेंट हुआ। ठीक है, अपनी जेब से तो ना ममता बनर्जी दे रही हैं, ना अखिलेश यादव ने दिया था, ना राहुल गांधी ने दिया था, ना मनमोहन सिंह ने दिया था, ना नेहरू ने दिया था। जनता के पैसे को ही सर्कुलेट किया जाता है जनता के बीच में, जिसको कि शॉर्ट टर्म में कहा जाता है जनता का पैसा जनता को वापस करना। ठीक है, अपीजमेंट एक ये होता है। एक अपीजमेंट होता है कि तुम्हारे नाम पर हम रेज डेवलप करेंगे, झगड़ा डेवलप करेंगे, फ्यूरी डेवलप करेंगे। आज का हिंदू जिस तरीके से उसको आपका मूर्ख बनाया जा रहा है, आज तो भाई और वो सारे हिंदू आपको वोकल हैं, सोशल मीडिया पे लगातार वोकल हैं, वो तो लगातार बोल रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों का आपका चैनल आप जो है कि डिलीट करवा रहे हैं, लोगों जो आपके विरोध में वीडियोस बन रहे हैं आप उसको डिलीट करवा रहे हैं। तो ये स्कैटरिंग की, ये भटकाने की राजनीति, ये हुमायूं कबीर जैसे लोगों के विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो शर्म की बात है, मेरे लिए पर्सनली तो शर्म की बात है। इन बात तो हो रही है कि अब ऐसे जो है, अब आपका मीर जाफ़र की बात हो रही थी कि आपका वही मुर्शिदाबाद का मीर जाफ़र और वही मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर। तो आप जिस चीज़ को आपके, मुझे जो अफसोस किस बात का है कि आपके सामने डेवलपमेंटल सारे स्केल स्थापित हो चुके हैं। चाइना आपके सामने निकला है, कहाँ पहुँच गया वो? उसने अपने देश में किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन की सड़क पर कोई अनुमति नहीं देता वो। आज उसकी मतलब इकोनॉमी देखिए आप यूरोप को देखिए, आज की डेट में अभी
3 दिन के अंदर का डेवलपमेंट है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ये मतलब ईरान, ये पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश हमको सुपरसीड कर रहा है मतलब इंटरनेशनल आपका पॉलिसीज़ में। तो हमारे मुद्दे हैं क्या, हुमायूं पर हम लोग बात करेंगे कि भैया एक आदमी को 1000 करोड़ रुपए दे के फेंको, जो जाकर का मस्जिद बनवाओ और तुम लोगों को इधर वो करो, और तुम भैया मतलब ओवैसी साहब हैं। अब ये हैं क्या ओवैसी साहब? ओवैसी साहब नहीं, मुसलमानों की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ओवैसी साहब के पास कितनी सीटें हैं? और ओवैसी साहब से तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, ओवैसी साहब के लोगों से मेरा एक सवाल रहता है कि 2014 से पहले 99% लोग आपको नहीं जानते थे। ये 2014 के बाद आप अचानक से कहाँ से डेवलप हो गए? और ऐसा भी नहीं डेवलप हुआ कि आपकी कोई बहुत बड़ी कोई आपने सीट निकाल लिया हो या कहीं से सांसद लोगों के सामने आए फिर? नहीं भाई, 14 के बाद कैसे आए फिर? अरे भैया वो एक तो मतलब स्क्रिप्ट के तहत जैसे कहा जाता है कि आपको स्क्रिप्ट बनती है, अगर आप शोले में से गब्बर को हटा दीजिए तो पूरी शोले बेकार है, या आप रामायण में से रावण को हटा दीजिए तो भाई राम को राम दिखाने के लिए तो रावण चाहिए। कौन पेश किया फिर उनको? भाई अरे जो इनकी जो पूरी स्ट्रेटजिक जो आपका टीम है, जो हमारे देश में केवल एक आपका एक सुर एक राग आपका नफरत 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 वाले जो लोग हैं, ये उन्हीं की टीम का हिस्सा है, जो मुझे समझ में आता है। या वो अगर उनकी टीम का हिस्सा नहीं भी होंगे, मान लेते तो उनका यूज़ तो हो रहा है, उनका इस्तेमाल तो हो रहा है कि जब धारा 370 लगती है तो लोकसभा में कहा जाता है कि नहीं भाई वसी साहब आज आपको पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि जब आप जितना चिल्लाएंगे तो वो लगेगा कि नहीं बड़ा हमने आज काम कर दिया। तो केवल सवाल ये भी तो होता है कि मुसलमानों की कोई बात नहीं उठाता, तो वैसे सब उठा रहे, तो उसमें भी है कि बीजेपी की बी पार्टी का इल्ज़ाम लगता है उनके ऊपर। बेशक इस मामले में वो मतलब ये आपको बधाई के मुस्तहक हैं। वो आवाज़ उठाने के लिए किसने कहा कि आपको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है? आवाज़ उठाने के लिए, और मैं आपको एक पॉलिटिकल मंच उसके लिए तो क्यों चाहिए? और उसके लिए ये आप एक क्यों आपका नैरेटिव लेकर आए कि वहाँ मुसलमानों का वोट दो, मुसलमानों का वोट दो? कितनी सीटें तुम निकालोगे यार मुसलमानों के वोट से? पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा हमारे सामने रख दो। अब हमको बता दो कि अगर एक तरफा मुसलमान हो जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में आपके फेवर में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 542 आपका मतलब आपका सांसदीय सीट की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 402 आपका विधायकी सीट की बात कर रहा हूँ, कितनी सीट निकाल लोगे? गठबंधन भी तो करने की बात करते हैं, लेकिन नहीं लेते सेकुलर पार्टियां उनको, क्योंकि उनका आपका चेहरा सेकुलर नहीं है। मैं खुद कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैं 2016 में ओवैसी साहब से मिला था, मैंने तब एक बार उनसे कहा था कि भाई मैं छोटा सा आदमी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी का चेहरा, भाई आपकी पार्टी में एक आपका डिप्यूटी या आप एक सेकंड नंबर का नेता कोई एक आपको नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। इतने बड़े देश की आबादी में आपको एक नॉन मुस्लिम नेता नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक डिप्टी बनाया आजम खां को कि भाई हमको इनके भी वोट की ज़रूरत है, तो वो सबको लेकर सामने आया। आप केवल एक मुस्लिम वोट की बात कर रहे हो, ये तो कौन सा आप मुल्क बनाने चाहते हो आप? और इतना बड़ा ये लोग धब्बा लगाने की बात करते हैं, मैं जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता। हिंदुस्तान का मुसलमान एक देशभक्ति की सीमा पर जीता है, चरम पर जीता है, उसकी देशभक्ति पर नहीं सवाल उठा सकते आप। वो खामोश रहता है, वो अपनी मेहनत से, वो अपनी ऑनेस्टी, उसकी जो है वफादारी पूरी आप मुल्क के साथ है। लेकिन ये कुछ चेहरे ये उस चेहरे को ख़राब करने का काम करते हैं। वो तो कहते हैं कि जो मुसलमान अखिलेश यादव की पार्टी में, चाहे कांग्रेस की पार्टी में, वो लोग दरी बिछाने का काम करते हैं, लीडरशिप पैदा नहीं होती उनके यहाँ मुसलमानों की। अब आजम खान थे, मुलायम सिंह के समय में थे, इनके समय में वो दर्जा थोड़ी है मुसलमानों को। अब नहीं, देखिए हर पार्टी का एक अपना स्ट्रक्चर है। अगर उनके यहाँ वो अगर आपको दरी ही बिछा रहे हैं, मान लेते हैं, उन्हीं की बात मान लेते हैं, तो इतने लोग तो क्यों जुड़े हुए हैं? क्यों 90% पिछले बार के 2024 के चुनाव में मतलब इंडिया गठबंधन को 90% मुसलमानों ने वोट दिया? ऑप्शन नहीं उनके पास, उनका कहना है। ऑप्शन तो ठीक है, तो आप वो ऑप्शन नहीं ऑप्शन दे रहे हैं ना, आप वो ऑप्शन नहीं है, वैसी विकल्प दे रहे हैं अपना। अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ही दे रहे हैं तो क्या आपको मुसलमान क्या आपको नहीं देख रहा है? इतना प्रोपेगेंडा में आप रहते हैं, इतना प्रचार आपका है, इतने तरीके से आपको मीडिया का मतलब कवरेज मिलता है, हर तरफ से आप छप रहे हो। हिंदुस्तान का आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता कि इन 10-12 सालों में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि आपको नहीं जानता होगा, सब जानता है, आपके विचारों को भी सुना है। तो क्या है, क्या मतलब क्या वोट क्या मतलब हलवा खेती है कि आओ भैया तुम छप रहे हो, तुम हमारी बात करो, तुमको देंगे? वो अपनी सेंसिबिलिटी, अपने देश में अपनी फ़िज़ा सही रहे। बड़े अच्छे उसने बहुत बढ़िया बात कही थी कि मेरे सगे भाई भी खड़े होंगे तो भी मैं उस आदमी को वोट दूंगा जिसकी वजह से मेरे देश की आबो हवा ठीक रहे। क्योंकि वोटिंग उस नाम पर होती है ना, डेवलपमेंट के नाम पर होती है, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर होती है। ये इसमें कोई, मैं इस बात से नहीं इनकार करूंगा कि जो आपका मुस्लिम्स हैं ऑन द लार्जर स्केल दे आर अंडर थ्रेट, ये मानने की बात है इसमें और वो भी पॉलिटिकल डिवाइड के लिए। ये अगर आपको ये लग रहा है कि भारत
सांप्रदायिक देश हो चुका है। इनके 12 सालों की इनके जितने इन्होंने वो सब हरकतें यहाँ पर की हैं, तो मैं इस बात से मैं कभी नहीं मान सकता। भारत का जो इंटरनल जो टेक्सचर है वो अब सेक्युलर है। कम्युनल बनाने के लिए तो ऊपर से तुम फेंक रहे हो ना सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें ऊपर से डाल रहे हो ना कि ये लो ये लो, ये रंग ले लो, ये रंग डालो, ये सब ऊपरी है। अंदर से मतलब इंडिया ऑन द होल इज सेक्युलर। ये 12 साल से कौन से एक्सपेरिमेंट नहीं मतलब कर चुके, लेकिन आज भी बड़ी तादाद में आप देख लीजिए बनारस में 4,62,000 वोट मिला जराय को। कौन लोग थे वो भाई? सारे तो यहाँ मुसलमान रहते नहीं, 4,62,000 तो मुसलमानों का तो वोट था नहीं। तो हर वर्ग, हर राजनीति को आप जब जनता के मुद्दों से हटाएंगे तो एक न एक वक्त के बाद जनता में मतलब उबाल आने लगता है। वो अलग बात है कि आपने इतना डरा रखा है। सारे स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं अब तक, मतलब ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स मतलब ऑल टाइम लो, डेमोक्रेटिक इंडेक्स ऑल टाइम लो, जो आपका बेरोज़गारी इंडेक्स ऑल टाइम लो, आपका हरियाली आप देखिए कितना मतलब कट रही है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि डिफॉरेस्टेशन में आप ऑल टाइम लो चल रहे हैं। आपका जो है कि फूड स्टैंडर्ड्स हैं, जो मतलब भोजन है उसके अंदर कितना मिलावट है, किस तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन पे भी बात होती है कि 12 सालों में जो है हर पार्टियां बचती हैं मुसलमानों को जो है टिकट देने से, उनको आगे बढ़ाने में। ये भी एक इल्ज़ाम ओवैसी की पार्टी की तरफ से लगता है कि हमारे पास से ही हम आपको टिकट देंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन आपको क्या लगता है घटा है? देखिए वो तो भाई आंकड़े बता रहे हैं आपको, कि आंकड़े तो बता रहे हैं कि हाँ मतलब घटा है। वो चाहे मतलब आईएनसी हो, चाहे सपा हो, चाहे जितनी भी चूँकि अब उनका जो संदेश था उसको मुसलमान समझ भी रहा है। उसको एक बड़ा वर्ग मुसलमान का समझ भी रहा है कि भाई ये नफ़रतबाज जो हैं, ये जो फिज़ा बिगाड़ने वाले लोग हैं, पहले इनसे मुक्ति पाना ज़रूरी है। पहले इनसे मुक्ति पाना ज़रूरी। जब सत्ता सरकार आएगी तो भाई उस वक्त हम अपनी बात करेंगे। अभी आपका टिकट की बात से ज़्यादा, और ऐसा भी नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं दिया, सबने दिया है, सब देते हैं। हर आदमी, हर पार्टी का एक अपना सिस्टम होता है। उस पार्टी की नीयत क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ उसी सवाल पर जाता हूँ कि अगर हुमायूं कबीर जीत जाता तो आप क्या उसको अपना नुमाइंदा मान लेते? आप क्या अगर मैं बंगाल में होता या मेरे जैसे आदमी पर तो हुमायूं कबीर चाहे 10,000 करोड़ रुपया फूंक देता तो भी मैं उसको ना वोट देता, ना मैं लोगों को वोट आपको दिलवाने देता। लेकिन एक तबका तो है ना जो समर्थन करता है, तभी तो नेता बनते हैं। नहीं, वो ठीक है भाई। हर वर्ग को यहाँ पर इतना मतलब जो है एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है ना जो कि पूरी तरीके से मतलब इन्फॉर्म्ड नहीं है। उसका आपका सेंस ही नहीं डेवलप करने दिया जा रहा है ना भाई। बहुत से लोग हैं जो कि दिन रात अपनी रोजी रोटी में इतना उलझे हुए हैं। एक दिन वोट देने जाना होता है, कोई लोग भाई 500-600 रुपया एक शराब की बोतल पर जाकर तो वोट देने वाले आप या हम जैसे लोग तो होते ना, या ना होते हैं ना हो सकते हैं। अब जैसे ओवैसी को लेकर कहा जाता था कि कोई सीट नहीं जीतेंगे यूपी बिहार में, लेकिन बिहार में 2 बार से लगातार देख रहे हैं 5 सीटों पर वो जीतते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मकबूलियत उनकी भी तो बढ़ रही जनता में। भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उनका भी राइट है, आए बिल्कुल लड़ें। उसमें ये थोड़ी ना है कि ओवैसी को आपको नहीं लड़ना चाहिए, तो मैंने नहीं कहा भाई। डेमोक्रेसी है, हर आदमी का एक फ्रंट है, वो आइए आके लड़िए, ऑफर करिए ना। आपने जिन सीटों पर जीता वहां पर कुछ काम किया, क्या वहां पर करके दिखा रहे हैं वो बताइए ना। आप देखिए ऐसा है, मैं एक बड़े शब्द को मैं मानता हूँ, बड़े उसको, जो कि ये सारे शब्द बड़े बोरिंग है। जैसे पहला शब्द है डेमोक्रेसी, मैं डेमोक्रेसी कहूँगा लोगों को नहीं समझ में आता। मैं बार बार कहता हूँ जनता का राज। सिंपल शब्द में डेमोक्रेसी माने जनता राजा होती है। अब दूसरा शब्द है रिफॉर्म। आपका रिफॉर्म एक ऐसा शब्द है, यानी सुधार। आप आज एक न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपको अंदर अभी बहुत सी चीज़ें, आपसे कहते हैं बहुत बढ़िया चैनल है, आपको किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि अगर आप अपने लिए सीरियस हो गए, आपको लगे नहीं बहुत से अभी रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के हर तबके को, मैं क्यों बात करूँ उससे मुसलमान के रिफॉर्म की बात हो, आज वैसी हैं तो वो ये क्या हिंदू के रिफॉर्म पर बात करने के लिए उनको किसी ने रोक लगाया हुआ है, या और किसी धर्म के रिफॉर्म पर बात करने के लिए उनको रोक लगाया गया है? आप सबके रिफॉर्म की बात करने के लिए अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो मैं आपको और उनको कैसे अंतर मान लूं? बात मेरी सिर्फ इतनी सी है कि अगर हर चीज़ वोट हो जाए, आप एक अपने स्तर पर आकर सोचिए कि सत्ता ही सब कुछ है। हमको अगर आप अभी विधायक बनना हो, सांसद बनना हो, या हमको कोई अगर सीट जीतनी हो, हमें बहुत से फार्मूले पता हैं। हम आज से नहीं 22 साल से हम अब जो है कि आपका राजनीतिक तौर पर एक्टिव है, थोड़ा मोड़ा जो भी अपने स्तर से होता है हम देखते रहते करते रहते हैं। तो हमें नहीं पता कि किस तरीके से, लेकिन मैं अपनी देश की फ़िज़ा बिगाड़ कर, अपने चीज़ों को ख़राब करके मैं जीत जाऊं,
हमको हासिल हो जाए, देश जाए भाड़ में, तो इस भावना को तो मैं कभी तो स्वीकार आप सोच रहे हैं ना, हर कोई थोड़ी ऐसे सोचता है। नहीं तो ऐसा जब तक नहीं सोचेंगे ऐसे भुगतेंगे। अभी हम जिस तरीके से नीचे जा रहे लगता है हैं, कि नेता ऐसा सोचते होंगे? अगर जो सोचते होंगे बिल्कुल ऐसे, भाई हर नेता को तो मैं नहीं कह सकता, बहुत अच्छी सोच वाले भी लोग इस देश में, उनके बारे में बात नहीं होती। जैसे कोई नाम आपके सामने? ऐसे बहुत से नेता हैं, वैसे मैं इसको ये बहुत फिजिबल आदमी है इंडिया के लिए, राहुल गांधी राहुल गांधी बहुत फिजिबल आदमी है, लेकिन मुझे पता है कि वो पॉलिटिकल श्रूडनेस जो है वो उसके अंदर नहीं है। और राजनीतिक धूर्तई जिसको कि सत्ता पाने के लिए की जाती है, वो उससे वो कोसों दूर है। उनका काम है केवल देश के लिए एक जो है मतलब अलर्ट का सिस्टम बना के उन्होंने रखा हुआ है कि भाई कुछ गलत होगा तो हम इस पर बात करें, कुछ गलत होगा उस पर। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश यादव मैं एक शब्द में ये कहूँगा कि जो सेकेंड लाइन ऑफ ये जो आपका नेता की आई है, मतलब एक परिवार में जो दूसरी जनरेशन जिसको कहा जाएगा, जो सेकंड जनरेशन में इतना सफल व्यक्ति, इतना मैच्योर व्यक्ति, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि बाप जितना सक्षम हो बेटा भी उतना सक्षम निकल जाए। तो उस लाइन पर अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरीके से फिट हुआ, और अपने फादर की जो लेगेसी रही है, और यूपी में आज 9 साल से वो सत्ता में नहीं है अखिलेश यादव, उसके बावजूद भी आप देखिए कि वर्करों की फौज उसकी कितनी ताकतवर है। 9 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो बेस अखिलेश यादव के पास आज भी है। मैन टू मैन मार्किंग में, व्यक्ति से व्यक्ति आकर मिलने में, एक अपनी टीम बनाने में, एक अपनी हार्ड वर्किंग में अखिलेश यादव बहुत, जैसे उन्होंने किसी ने कहा था एक दिन कि वो आपका 12 बजे आते हैं, मैंने कहा कि ये बात एकदम गलत है। मैं जब अखिलेश यादव से पहली बार मिला था तो वो 9:30 बजे अपने ऑफिस में बैठे थे, हम आधी घंटा लेट पहुँचे थे। तो वो हार्ड वर्किंग है, अपने ऑफिस में रहेंगे या तो फील्ड में रहेंगे या तो वो अपनी पार्टी लाइन में, वो बहुत मेहनत करता है, वो काम करने वाला आदमी है। जो काम उसने किया यूपी के लिए, वो कुछ ऐसी चीज़ें उसने करने की कोशिश की जो आपका वक्त से आगे थी। लोगों को यहाँ पर आप जो है कि आप डिस्पैरिटी चाहिए, लोगों को यहाँ पर मंदिर मस्जिद चाहिए थी। अखिलेश यादव बहुत ऊंची बात करने लगे। हो सकता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छी चीज़ें कभी दे दी जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो जो है मतलब। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर की जो है राजनीति करते हैं, सड़कों पर नहीं निकलते। अभी तो उतरे थे वो दादरी में, अभी तो दादरी रैली नहीं निकले है ना वो दादरी में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे नहीं उतरते किसी मामले में। भाई उसको ज़रूरत नहीं लगती होगी। और रही बात सोशल मीडिया, कोई एक हल्का टूल नहीं है, लेकिन हाँ वो ज़मीनी राजनीति का अब दौर अब तो हर एक जगह ख़त्म हो चुका ना। अब तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई आदमी ज़मीन पर उतर रहा है। अब तो हर आदमी भैया आपका मीडिया का सहारा ले रहा है। पहले का दौर अलग था, पहले तो भाई मिट्टी से राजनीति शुरू होती थी। पहले तो भैया मतलब खेत में जाकर जो है लोगों की आपको चौकियाँ लगती थी, वहाँ से राजनीति की बात शुरू होती थी। पहले तो जो है मोहल्लों में और जो है आपका बैठक लगती थी, वहाँ से राजनीति शुरू होती थी, वहाँ से अपनी बात रखी जाती थी। अब तो ये बहुत स्ट्रांग टूल आ गया है, तो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ज़मीनी राजनीति भारत की पहचान रही है। सोशल एक्टिविज़म जो आपके डिजिटल आपके मीडिया के माध्यम से होता है, लेकिन ज़मीनी प्लेटफॉर्म की भी एक आवश्यकता तो हमेशा रहेगी, उसको तो मैं इनकार नहीं किया सकता। अगर अखिलेश यादव ये, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों से ये मिलते जुलते रहते हैं, काफ़ी लोगों के घर आते जाते रहते हैं। उनका सोशल मीडिया हैंडल आप देखेंगे तो काफ़ी आपके वर्करों के घर जाना या उनसे इंटरेक्शन करना। हाँ, लेकिन वो ज़मीन पर आकर वो डेमोन्स्ट्रेशन करना, जो सरकार के विरोध में बिगुल चढ़ने वाली जो रैलियाँ होती थी बड़ी बड़ी, जो सरकार के विरुद्ध बात करती थी, वो चीज़ तो भाई बहुत सालों से आपको मिसिंग है। अब क्यों है, क्या वजह है? एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि 2027 का इलेक्शन जो है अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? देखो यार, ऐसा है ना कि मैं मुस्लिम या हिंदू या इन सारी चीज़ों से मैं बहुत हट के देखता हूँ चीज़ों को। मैंने कभी भी आपको मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करने का मुझे शौक़ था, ना है, ना कभी रहेगा। बात इंडिया की होनी चाहिए। मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। देश हित में जो होगा, मुसलमान का मजबूत होना हिंदुस्तान के हित में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये प्रदेश के लिए है, हर जगह के लिए भाई, हर हिंदुस्तान के जो है कश्मीर से लेकर आपका साउथ से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर एक एंगल में हर आदमी का मजबूत होना ज़रूरी है, और ख़ास करके मुसलमानों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही मजबूत हो, ऐसी ना मेरी सोच है, ना मैं इस तरह की कोई बात करना चाहता हूँ। हमारे देश का मुसलमान, मैं फिर कहता हूँ, एक बार नहीं मैं 100 बार कहूँगा, बहुत वफ़ादार है, बहुत देशभक्त है। आपका देश के लिए उसकी भावनाएं किसी से कम नहीं है, बहुत ऊंची भावना रखता है वो। लेकिन ये कुछ चीज़ों से जो स्केल ख़राब हो रहा है या जो ख़राब किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अब मुसलमानों ने इतना खाने के बाद भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है हर जगह।
चाहे राम मंदिर का जब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, जब उसकी नींव रखी जा रही थी, तो मुसलमानों ने, जब उनका फैसला आया उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर भी बौखलाए में कि मुसलमान इतना खामोश है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको जाकर घर में से उठा उठा के मारो। हर वक्त ये एक ही फुएड। मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपके माध्यम से मैं उठाऊंगा। इतनी पार्टियां रही इस देश में, बड़ी मतलब इतनी विचारधाराओं को हमने देखा है इस देश के अंदर। हमने समाजवाद देखा, हमने राष्ट्रवाद देखा, हमने जो है मार्क्सवाद देखा, हमने देखा इतनी जो है कम्युनिस्ट हमने देखे, और बहुत सारे लोग, इतने तरीके के लोग आए, इतनी विचारधारा इस देश में आ चुकी है। लेकिन ऐसी विचारधारा जिसके तहत राजनीति मतलब की जा रही है, मतलब ये क्या कोई विचारधारा है? ये केवल कुछ नहीं करना है, कोई आदर्श नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, केवल उनको उनसे लड़ाओ, उनको उनसे लड़ाओ, उनको उनसे लड़ाओ। ये राजनीति हो रही है देश में। ये लोहिया का देश, ये गांधी का देश, ये नेहरू का देश, ये पेरियार का देश, ये राजनारायण का देश, इंदिरा गांधी का देश, ये मनमोहन सिंह का देश, राजीव गांधी का देश। अब ये तो मतलब इस स्तर पर आ जाएंगे, कुछ नहीं है हमारे पास अब देने को। कहीं भाषण होगा, ये आएंगे आपके घर से मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आएंगे आपके घर कब्जा कर लेंगे, इनको कपड़े से पहचानिए। पहला सवाल जो नरेंद्र मोदी जी ने फेस किया अपने लाइफ में एक पत्रकार वार्ता में, वो अमेरिका जब गए हुए थे, और वो सवाल मेरे लिए आज भी गूंजता है। उनके जहन में गूंजता है कि नहीं गूंजता मुझे नहीं पता, कि जब उस महिला ने उनसे एक सवाल किया कि हैज़ नॉट इंडिया बिकम अ नेशन विच इज़ नोन फॉर इट्स एट्रॉसिटी टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज़, कि क्या भारत एक ऐसा देश नहीं बन चुका है जो कि माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार के लिए जाने जाने लगा है? मेरा सवाल नागरिकों से भी यही रहता है, खुद से भी यही रहता है, कि किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि होती है। आप अपने देश में कोई भी काम कर रहे हो, वो अब इंटरनेशनल ग्लोबल फ्रंट पे भी जाकर आपकी छवि बनाने का काम करता है। कम से कम कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप जितने भी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय छवि का ध्यान रखा। बहुत सी चीज़ें बहुत से स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि से कभी उसने मजाक नहीं होने दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे अजीज़ वक़ार खान साहब से। सवाल कई थे और जवाब इन्होंने बखूबी दिए, और सबसे अहम सवाल इन्होंने उठाया कि देश में जो राजनीति हो रही है वो किन मुद्दों पर हो रही है, जिन मुद्दों से देश आगे बढ़ेगा। चाइना जैसा देश आज कितना आगे है, लेकिन आज हम भी हमारे देश में हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी पर राजनीति होती है। विकास के मुद्दे अभी भी गायब हैं। लेकिन अब नागरिकों को ये सोचना होगा कि हम अगर वोट करते हैं तो अपने देश के भविष्य के लिए, विकास के लिए वोट करते हैं, तो क्या हमारा मुद्दा होना चाहिए। आज वो सारे मुद्दे गायब हैं। आपको क्या लगता है? इस पूरी बातचीत को आपने सुना, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।